तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। तो दोस्तों चलिए अब शुरू करते हैं। आज एक लास्ट वीडियो जो मैंने आपको बना कर दी थी उसमें आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया है मुझे और बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। उस वीडियो को काफ़ी वॉच दिया है आप लोगों ने, थैंक यू सो मच। उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक्स। आप लोगों ने जनरल ग्रुप्स को बहुत अच्छी तरह से देख लिया है। तो ये वो वीडियो था, इस वीडियो में हमने अब जनरल ग्रुप्स के बारे में बात की थी। अब जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं वो है अनयूज ग्रुप्स की, यानी अब बात करूंगा मैं अनयूज ग्रुप्स की और आपको पूरा समझाऊंगा कि अनयूज ग्रुप्स क्या होते हैं और इनमें ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या हैं। तो इनकी एक लिस्ट आप लोग के सामने यहाँ पर दिख रही होगी, आप लोग चेक कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी लिस्ट है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये सारे के सारे ग्रुप्स क्या हैं। तो चलिए सबसे पहला जो हमारा ग्रुप आ रहा है वो है बैंक ओडी अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, बैंक ओडी अकाउंट अगर बात करें तो ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे आप बैंक अकाउंट बनाते हैं उसी की तरह। अगर आपका लेजर का नाम ऐसा होगा तो आपको इसी तरह से जो है बैंक ओडी भी ले सकते हैं। लेकिन ओडी का मतलब क्या है, ये अकाउंट कब आपको सिलेक्ट करना है, इसके लिए आपको छोटी सी बात समझनी होगी। ओडी और ओसीसी दो अकाउंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे टैली के अंदर। ओसीसी अकाउंट का मतलब होता है ओपन कैश क्रेडिट और ओडी का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट। यानी अगर आपका बैंक में ओवरड्राफ्ट अकाउंट खुला हुआ है देन यू हैव टू टेक ओडी, बैंक ओडी अकाउंट। और अगर ओसीसी अकाउंट आपने खोल रखा है तो आप ये लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास काफी सारे फैसिलिटीज है, लेकिन आप लोग को ये समझना पड़ेगा कि ओडी ओसी का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों अगर आपने कैश क्रेडिट फैसिलिटी ले रखी है स्टॉक्स के अगेंस्ट में, यानी आप स्टॉक्स के अगेंस्ट में कोई कैश क्रेडिट फैसिलिटी आपने ले रखी है तो आप ओसीसी अकाउंट ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपको आपके बैंक में आपको ये लिमिट दे रखी है कि आप जो भी आपका अकाउंट में बैलेंस है उससे ज्यादा पैसा भी आप विड्रॉ कर सकते हैं, अगर ये फैसिलिटी बैंक ने दे रखी है तो उस केस में आप लोग लेंगे बैंक ओडी अकाउंट का ग्रुप। यानी आप अपने बैंक अकाउंट को ओडी में तब बनाएंगे डिपेंडिंग ऑन दैट कि आप लोगों को जो बैंक है वो किस तरह की फैसिलिटी दे रहा है। अगला टर्म है ब्रांच डिवीजन। जी हाँ दोस्तों, ब्रांच डिवीजन जनरली होता क्या है कि जब भी आप टैली में काम करते हैं तो आपको ये यूज नहीं करना पड़ता, लेकिन आप लोगों को कई केसेस में इसे यूज करना पड़ सकता है। और वो क्या केसेस है मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि आपके बिजनेस में ज्यादातर ब्रांच और डिवीजन का काम भी हो सकता है, यानी आप ब्रांचेस से भी सेल परचेज करते हैं। अब अगर मान लीजिए कि आप ब्रांचेस से सेल परचेज करते हैं और आप उन ब्रांचेस का जो अकाउंट है वो इसी कंपनी में फॉर्म करना चाहते हैं, यानी इसी कंपनी के अंदर आप उनसे भी सेल परचेज करना चाहते हैं, तो आप लोग इसके लिए ब्रांच एंड डिवीजन ग्रुप का इस्तेमाल करेंगे। सपोज करिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल में सपोज करिए आर लिमिटेड एक कंपनी है। आर लिमिटेड एक कंपनी है और उसकी दो ब्रांचेस हैं, एक ए लिमिटेड और एक बी लिमिटेड। तो उसकी दो ब्रांचेस हैं। अगर मैं आर लिमिटेड के अंदर ही ए और बी से सेल करवाना चाहता हूं या परचेज करवाना चाहता हूं तो मैं ब्रांच डिवीजन का यूज करूंगा। लेकिन मान लीजिए कि मुझको इनके अकाउंट अलग अलग मेंटेन करने हैं। मान लीजिए मुझे ए लिमिटेड का अकाउंट अलग मेंटेन करना है और मुझे बी लिमिटेड का अकाउंट अलग मेंटेन करना है, तो इसके लिए मुझे सेपरेट कंपनी बनानी पड़ेगी। देखिए साफ साफ लिखा है मैंने, दीज आर द अकाउंट, देयर अकाउंट इन योर बुक। यानी इनके अकाउंट को अगर मैं अपनी बुक में लिखना चाह रहा हूं, यानी कहने का मतलब है ए और बी के अकाउंट्स को अगर मैं इस बुक में लिखना चाह रहा हूं तो उस केस के लिए आप लोगों को क्या कहना पड़ेगा, इसे कहेंगे ब्रांच डिवीजन अकाउंट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इनके लिए सेपरेट अकाउंट बने, सेपरेट काम हो, यानी इनसे सेल परचेज हो रही है तो ये अलग से हो, तो इसके लिए आपको सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट चाहिए और सेपरेट बुक ऑफ अकाउंट के लिए आपको 3 अलग अलग कंपनी बनानी पड़ेगी। तो ये है ब्रांच एंड डिवीजन का पॉइंट। चलिए बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। अगला कॉन्सेप्ट क्या है देखते हैं दोस्तों। अगला कॉन्सेप्ट है डिपॉजिट एसेट। अब आपको डिपॉजिट एसेट नाम का एक ग्रुप दिखेगा। अगर मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट है, टेलीफोन डिपॉजिट है, तो आप उसको इस ग्रुप के अंदर डाल सकते हैं। लेकिन ये ग्रुप है क्या, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि ये ग्रुप एक तरह की सिक्योरिटी है, यानी ये काम तब आता है जब आप किसी सिक्योरिटी पर्पस के लिए इसे यूज कर रहे हैं। मेट्रो कार्ड में अगर आप 150 रुपए का रिचार्ज कराते हैं तो उसमें आपको 100 रुपए का रिचार्ज मिलता है और जो 50 रुपए हैं दैट्स टेकन एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, यानी 50 रुपए को सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर रख लिया जाता है। तो वो ही कहलाएगा आपका डिपॉजिट एसेट। यानी आपको देखना है कि आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर उसे रखवाना है या नहीं रखवाना है। बिजनेस में बहुत कम देखने को मिलता है सिक्योरिटी डिपॉजिट, बट अगर है तो आप लोग इस तरह से उसका नाम बताएंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर डिपॉजिट्स हैं तो वो बता दीजिए, टेलीफोन के अंदर हैं तो वो बता दीजिए, मेट्रो कार्ड्स के अंदर हैं तो वो बता दीजिए। मतलब मेट्रो कार्ड तो आपका पर्सनल हो गया, लेकिन फिर भी मैंने एक एग्जाम्पल दिया, उस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। तो वो होता है एक तरह का सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, क्योंकि कंपनी के अंदर जब ये सारे बेनिफिट्स लिए जाते हैं तो इनमें डिपॉजिट्स भी करवाया जाता है। कई बार आप लोगों को एक सिक्योरिटी के तौर पर कुछ अमाउंट इनको पे करना पड़ता है। ध्यान से देखिएगा। अगला पॉइंट है इनकम्स, यानी डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। दोस्तों इनकम की अगर बात करें तो इनकम हमारी दो प्रकार की होती है, एक होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम लोग बिजनेस में ट्रेडिंग कर रहे हैं और ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग करते समय हमें जो भी इनकम होगी वो सारी की सारी इनकम कहाँ चली जाएगी, सेल अकाउंट में। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है
कि ट्रेडिंग करने के लिए यानी सेल्स को करवाने के लिए आपको कुछ नॉन ट्रेडिंग इनकम्स भी जनरेट करनी पड़ती है। सपोज करते हैं एग्जांपल के तौर पर आपको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती है, लाइक आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, किसी व्यक्ति को सेल करने की बात की, जैसे सपोज करिए आपने किसी व्यक्ति को 100 पीसेस सेल करने की बात की। अब 100 पीसेस आपने सेल करने की बात की एट द रेट ऑफ रुपीज, सपोज करते हैं कि 450 के हिसाब से आप उसे सेल कर रहे हैं, ये बात हो गई। लेकिन आपने क्या किया, उस व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया और कॉन्ट्रैक्ट का भी चार्ज करवा लिया, बिकॉज रीजन इज दैट वो कॉन्ट्रैक्ट का भी पैसा देगा, यानी कि ये अमाउंट तो वो देगा ही देगा, 45,000 रुपए तो वो देगा ही देगा, साथ में कॉन्ट्रैक्ट का भी चार्ज वो देगा क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवाया है। तो इसका मतलब इस बार जो मेरी इनकम है, जो एक्चुअल में ट्रेडिंग से इनकम है, वो तो 45,000 है, लेकिन वो जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ उसकी जो पेमेंट वो करेगा, समझ लेते हैं एक तरह का सिक्योरिटी डिपॉजिट ही है। तो ये 250 का जो चार्ज देगा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का, वो चार्ज कहलाएगा आपका नॉन ट्रेडिंग इनकम। यानी इस ट्रेडिंग इनकम को जनरेट करने के लिए आपने एक नॉन ट्रेडिंग इनकम भी की, जिसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट चार्ज। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप लोगों को ऐसी इनकम को डिफाइन करना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी नॉन ट्रेडिंग छोड़िए, नॉन सेलेबल इनकम है, यानी सेल से तो इनकम ही नहीं है, अगर कोई ऐसे सोर्स से इनकम है जो कि बहुत ही अलग है, सेल्स के अलावा कोई सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे रेंट से मिली है, जैसे इंटरेस्ट से मिली है, चाहे डिविडेंड से मिली है, यानी इनके अलावा किसी से भी इनकम आपको रिसीव हुई है, तो वो कहलाएगी आपकी इनडायरेक्ट इनकम। तो कहने का मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो इनकम होगी वो कहलाएगी आपकी डायरेक्ट इनकम। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के बाहर चले जाते हैं, यानी आपको ऐसी इनकम होती है जो सेल से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करती, तो वो कहलाएगी आपकी इनडायरेक्ट इनकम। चलिए बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए ध्यान से दोस्तों। अगला कॉन्सेप्ट है लोन एडवांसेस एसेट या लोन लायबिलिटी। अब लोन लायबिलिटी का सिंपल सा मीनिंग है कि आपने लायबिलिटी ली है यानी लोन लिया है, सीधी सी बात है, बैंक से लोन ले लिया, या तो आप एसबीआई बैंक से लोन ले लें या तो आप पीएनबी बैंक से ले लें। यहां पर बात आती है सिंपल सा टर्म जो कि है लॉन्ग टर्म लोन, सीधी सी बात है। लेकिन अगर एडवांसेस की बात करें, जो आपने एसेट या एडवांस लोन किसी को दिया है, यहां पर तो आपने लोन लिया है, यहां पर आपने क्या दिया है, लोन दिया है। तो किसी को भी आप लोन दे रहे हैं सैलरी के अगेंस्ट में, या आपने एसेट परचेज करनी है उसके अगेंस्ट में किसी को लोन दे दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये लोन आप दे तो रहे हैं, लेकिन आप किसी व्यक्ति को दे रहे हैं किसी चीज के अगेंस्ट में, यानी किसी गुड्स या किसी ऐसी चीज के अगेंस्ट में जो आपके पास पहले से है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एसेट है, उस एसेट को परचेज करने के लिए आपने कोई एडवांस दे दिया, या आपने कोई सैलरी के अगेंस्ट में एडवांस दे दिया। तो इस तरह की जो इनकम है, ये इस तरह का जो लोन आप देते हैं सामने वाले व्यक्ति को, उसे हम लोग कहते हैं लोन एंड एडवांसेस एसेट। यानी लॉन्ग टर्म भी हो सकती है ये, और शॉर्ट टर्म भी हो सकती है। जैसे अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी के लिए आप जो लोन दे रहे होंगे वो शॉर्ट टर्म के लिए दे रहे होंगे, हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए भी दें, बट हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए भी दें। तो यहाँ पर जो लोन जा रहा है वो है लोन एंड एडवांसेस, ठीक है। और एसेट, इसको एसेट बोलेंगे, ब्रैकेट में इसके एसेट लिखा हुआ है और इसके ब्रैकेट में लायबिलिटी लिखा हुआ है, बस इतना सा फर्क है। ये आप दे रहे हैं, इस केस में आप प्रोवाइड कर रहे हैं, इस केस में आपको मिल रहा है, दैट्स अ टर्म। ओके, चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट भी लोन से ही रिलेटेड है, और लोन दो तरह के लोन, एक सिक्योर्ड लोन, एक अनसिक्योर्ड लोन। सीधी सी बात है, सिक्योर्ड लोन है तो सीधी सी बात आप समझिए कि जो लोन आप ले रहे हैं किसी से भी ले रहे हैं, लेकिन वो किसी चीज को गिरवी रख कर ले रहे हैं, सिक्योर्ड है। यानी आपने जैसे मशीनरी को गिरवी रखा, गोल्ड को गिरवी रखा, उस गोल्ड या मशीनरी को गिरवी रखकर जो आपने लोन लिया, दैट्स कॉल्ड द सिक्योर्ड लोन। लेकिन मान लीजिए आप किसी भी चीज को गिरवी रखकर लोन नहीं ले रहे हैं, अपने डायरेक्टर से ले रहे हैं, अपने पार्टनर से ले रहे हैं, लोन तो ले रहे हैं लेकिन सिक्योर्ड नहीं है। किसका सिक्योर्ड नहीं है? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं है कि आप उनका लोन रिटर्न भी कर पाएंगे या नहीं। ये सिक्योरिटी के अगेंस्ट में आपने नहीं लिया है, ये अनसिक्योर्ड है, उन्होंने अपने आप ही दे दिया है। तो सीधी सी बात है, जब उन्होंने अपने आप दिया है तो यहाँ पर सिक्योरिटी हमने नहीं दी उनको, इसके लिए उन्होंने लोन दे दिया, या तो विश्वास के ऊपर, ट्रस्ट के ऊपर। तो यहाँ पर जो लोन दिया जाता है वो ट्रस्ट के ऊपर ही दिया जाता है और कुछ भी नहीं है। या तो आपका फ्रेंड आपको लोन दे सकता है। तो अनसिक्योर्ड लोन के वो सारे टाइप्स होते हैं, जैसे लोन फ्रॉम फ्रेंड, लोन फ्रॉम पार्टनर, लोन फ्रॉम डायरेक्टर। सीधी सी बात है। चलिए बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। अगला कॉन्सेप्ट है मिसलेनियस एक्सपेंसेस एसेट। अगर ये वाला ग्रुप आता है तो दोस्तों अगर लेजर का नाम होगा लीगल चार्जेस बिफोर इनकॉर्पोरेशन। देखिए मिसलेनियस है तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कहीं पर भी दिखाई नहीं देते, लाइक ऐसे एक्सपेंसेस जो इनकॉर्पोरेशन से पहले आए, या आप देख सकते हैं सीधी सी बात है जो आप लोग कंपनी बनाने से पहले कोई एक्सपेंसेस करते हैं प्रायर टू मेकिंग द कंपनी, दैट्स कॉल्ड द एक्सपेंसेस ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंस एसेट। यानी वो एसेट तो है लेकिन इनकॉर्पोरेशन से पहले आए हैं। सपोज करिए आपने एक लॉयर हायर किया और उस लॉयर को कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए बोल दिया, तब उस लॉयर को आप क्या दे रहे थे, पेमेंट दे रहे थे। सपोज करते हैं 90,000 रुपए की आपने उस लॉयर को पेमेंट दी, और अब ये 90,000 रुपए आपके इनकॉर्पोरेशन से पहले खर्च हो गए। यानी आपने उस पेमेंट को दिया
इस कंपनी को बनाने के लिए, सपोज करें आर लिमिटेड एक कंपनी है जिसको आपको बनाने के लिए आपने 90,000 का पेमेंट कर दिया, तो वो जो 90,000 का पेमेंट उसको किया वो आप लोग इस साल में कंपनी के अंदर ही रिकवर करेंगे। यानी ये 90,000 आप लोग बिजनेस शुरू होने पर रिकवर करेंगे। तो आपको इसे बिजनेस में दिखाना पड़ेगा। अब दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? बिजनेस में दिखाने के लिए इसके लिए ग्रुप दिया गया है जिसका नाम है मिसलेनियस एक्सपेंस एसेट। इसमें वो एक्सपेंसेस दिखाए जाते हैं जो आप इनकॉर्पोरेशन से पहले करते हैं। अब ये खत्म कैसे होंगे? इन्हें धीरे धीरे खत्म किया जाएगा। हर साल जब भी आपका प्रॉफिट आएगा कुछ पार्ट इसमें से धीरे धीरे आप खत्म करेंगे। यानी इन एक्सपेंसेस की पेमेंट आपने एक ही बार में पहले कर दी थी, लेकिन अब इन एक्सपेंसेस को आप अपने फायदे से, जो कंपनी स्टार्ट होगी, स्टार्ट होने के बाद फायदों से, जितने भी फायदे होंगे आपके, उन फायदों से इन्हें सेटल डाउन करेंगे। और हो सकता है आपको 1 साल में सेटल डाउन हो जाए, हो सकता है आप 2 साल में करें, हो सकता है 3 साल लग जाए। तो कितना भी टाइम लग सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको सिर्फ राइट ऑफ करना पड़ेगा और राइट ऑफ करने के लिए आपको इसे बुक ऑफ अकाउंट में दिखाना पड़ेगा और दिखाने के लिए आपको ये वाला ग्रुप इस्तेमाल करना पड़ेगा। तभी आप इन्हें धीरे धीरे कंपनी से राइट ऑफ कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है प्रोविजन। अब दोस्तों सभी को पता है कि प्रोविजन एक तरह की ऐसी लायबिलिटी होती है जो अनसर्टेन टाइमिंग या अनसर्टेन अमाउंट से अराइज हो जाती है। और ये वो एक ऐसा प्रोविजन है, एक ऐसी लायबिलिटी है जिस केस में, अगर मैं आपको बताऊं तो एक ऐसी लायबिलिटी है जिसके केस में आप लोग को देखने को मिलेगा ये एक ऐसा लॉस है जो फ्यूचर में हो सकता है। अब मुझे तो नहीं पता कि फ्यूचर में लॉस होगा या नहीं होगा, लेकिन हो सकता है। तो यहाँ हो सकता है, इसलिए इस वजह से हम लोग प्रोविजन बना लेते हैं। जैसे टैक्सेशन में कई बार हमारे पास टैक्सेशन के लिए पेमेंट नहीं होता, तो हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर में आने वाला टैक्स जो हमें पे करना पड़ सकता है उसके लिए हम अभी से क्या कर रहे हैं, तैयारी कर ले रहे हैं। डेप्रीशिएशन, फ्यूचर में हमें डेप्रीशिएशन के लिए तैयारी करनी है, कारण क्योंकि फ्यूचर में हमें मशीनरी की जरूरत पड़ेगी, तो मशीनरी की जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अभी प्रोविजन बना रहे हैं। और ये जो पैसा होता है, ये प्रोविजन का जो पैसा होता है, ये एक तरह का गुल्लक है। कहने का मतलब है आप इस गुल्लक के अंदर अमाउंट डालते हैं, जब भी आप प्रॉफिट कमाएंगे प्रॉफिट में से एक पार्ट छोटा सा निकालेंगे और वो इसके अंदर डाल देंगे। अब वो कितना रहेगा ये तो आपको कैलकुलेशन करके पता चलेगा, लेकिन आप लोगों को एक छोटा सा पार्ट इसके अंदर डाल देना है, कारण इनको फ्यूचर में आपको यूज करना है। अब फ्यूचर में यूज तभी होंगे जब इस तरह का नुकसान आपको होगा, यानी प्रोविजन फॉर टैक्सेस, कोई नुकसान होता है टैक्सेस के अंदर तो उसे पे करने के लिए आप इनका इस्तेमाल करोगे। आपको मशीनरी खरीदनी होगी तो डेप्रीशिएशन का इस्तेमाल आप लोग करोगे मशीनरी खरीदने के लिए। यानी आप धीरे धीरे गुल्लक में पैसा इकट्ठा कर रहे हो, फ्यूचर में आप लोग एक बड़ा एक्सपेंस कर पाओ, इसलिए आप ये पैसा इकट्ठा कर रहे हो। अब वो पैसा किस नाम का है, वो नाम है टैक्सेशन, चाहे वो नाम है डेप्रीशिएशन। ओके, तो इस तरह से ये पॉइंट होता है। चलिए बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। अगला कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है जिसका नाम है रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व है तो रिजर्व का मतलब है कैपिटल रिजर्व या जनरल रिजर्व। अब ये रिजर्व है, रिजर्व मतलब ये भी एक तरह का गुल्लक ही है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया गुल्लक है जिसमें आप लोग स्पेसिफिकली किसी एक पर्पस के लिए काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कैपिटल रिजर्व है तो ये सारे के सारे वो रिजर्व होते हैं जो आप लोग अपने फिक्स एसेट को बेचकर कमाते हैं। यानी फिक्स एसेट को बेच दिया और फिक्स एसेट जो इनकम आई उस रिजर्व के अंदर डाल दिया आपने। तो इस वजह से, क्योंकि फ्यूचर में आप लोग उस पैसे को इस्तेमाल करोगे और उस पैसे से ही आप लोग एसेट खरीदोगे, तो इस रिजर्व को आप क्रिएट कर रहे हो, कारण इससे आप नुकसान भी बढ़ सकते हो। जनरल है तो इससे कुछ भी भरा जा सकता है, लेकिन अगर कैपिटल रिजर्व है तो कैपिटल ही इससे परचेजेस की जा सकती हैं और कुछ नहीं। तो ये एक पॉइंट है। चलिए बात करते हैं अगला पॉइंट, और अगला पॉइंट है स्टॉक इन हैंड और सस्पेंस। स्टॉक इन हैंड तो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है कि आप जब भी कोई स्टॉक आपका बच जाएगा कंपनी के अंदर तो वो सारा का सारा स्टॉक अपने आप ही स्टॉक इन हैंड में चला जाएगा। तो इस ग्रुप का इस्तेमाल जनरली अकाउंट्स में नहीं किया जाता क्योंकि ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड होता है, इसका कोई भी यूज आपका इसमें नहीं देखने को मिलेगा। तो एक्चुअली में ये फालतू का ग्रुप है, आप लोगों के पास दिया हुआ है। अच्छा, बात करते हैं सस्पेंस अकाउंट, जो कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे? कई लार्ज बड़ी बड़ी इनकॉर्पोरेशन सस्पेंस अकाउंट को यूज करती हैं ताकि वो ट्रैक कर सके कि कितना मनी उन्होंने पे किया है, कितना मनी उन्होंने रिकवर किया है, किससे। अगर किसी ऐसी चीज का पेमेंट उनके पास आया है जिसका उसे पता नहीं है ये पेमेंट किससे आया है, यानी सोर्स का पता नहीं है कि ये सोर्स किससे है, किसी पार्टी से मिला है या किस एक्सपेंस का है, या किस एक्सपेंस का पेमेंट कर रहे हैं या किस एक्सपेंस की पेमेंट हमें रिसीव हो रही है, तो यहाँ पर जब पता ही नहीं है अमाउंट का, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं हो, तब वो सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए ट्रैवलिंग अलाउंस का एक बिल है, सपोज करते हैं एग्जांपल लेता हूँ, ट्रैवलिंग अलाउंस है, सपोज करते हैं आपने किसी को एडवांस दे दिया कि आप जाओ ट्रैवलिंग पे विजिट करो। अब आपको ये तो पता है कि आपने एडवांस कितना दिया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो खर्चा कितना होगा, क्योंकि ट्रैवलिंग अलाउंस आपने दिया है और ट्रिप के लिए दिया है। तो अब कंपनी का वो व्यक्ति खर्चा तभी पता चलेगा जब वो आएगा वापस लौट कर, तब एक्सपेंस का पता चलेगा। तो आज तो मैं उसे क्या करूंगा, आज अगर मुझे इस एक्सपेंस को दिखाना है तो मुझे उसे सस्पेंस में डालना पड़ेगा, क्योंकि भाई मुझे अभी पता नहीं है कि वो कितने अमाउंट से होगा,
फ्यूचर में, यानी वो अमाउंट कितना होगा जब तक वो बिल मेरे पास नहीं आएगा। तो तब तक के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसे सस्पेंस अकाउंट में रख सकता हूँ जब तक वो पेमेंट नहीं आती, मुझे पता नहीं चलता कि एक्यूरेट अमाउंट कितना है। तो दोस्तों ये एक प्रोसीजर था जो मैंने आपको बता दिया। अब आपको यहाँ पर सारे के सारे पॉइंट क्लियर कर दिए हैं रिलेटेड टू द अनयूज ग्रुप। अगर आप लोग को अनयूज ग्रुप में किसी भी ग्रुप में डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो समझ में आया, पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।